नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दिया है। तो पहला प्रश्न आपका जो दिया है वो दिया है ए तथा बी गैसों का अनुभार क्रमशः 2 तथा 32 है। गैस ए का 100 सीसी आयतन विस्तारित होने में जितना समय लेता है उतने ही समय में गैस बी का कितना आयतन विस्तारित होगा। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। क्या, विसरण की दर, यानी कि विसरण की दर आर अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा। तो आर अनुक्रमानुपाती 1/√m हो जाएगा। ठीक है, तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, आयतन V/T हो जाएगा। ठीक है, भी ए इंटू टी वी अपान वी बी इंटू टी ए इजकल टू √/ में एम बी अपान एम ए हो जाएगा। ठीक है, तो दिया क्या है, टी ए इजकल टू टी बी इजकल टू टी दे रहा है आपका, वी ए इजकल टू 100 सीसी दिया है, एम बी इजकल टू 32 और एम ए इजकल टू 2 दे रहा है। तो 100 इंटू टी अपान टी इंटू वी बी इजकल टू √/ में 32/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो 100 अपान वी बी इजकल टू 4 निकल जाएगा, वी बी इजकल टू 100/4 इजकल टू ये 25 चौको क्या हो जाएगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा। यानी कि जो वी बी आपका निकलेगा वी इंटू बी इजकल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 25 सीसी। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं 25 सीसी कहाँ पे दिया है ऑप्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 25 सीसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 25 सीसी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है। तो अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात है। ठीक है, इसमें विसरण दर का अनुपात पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कुछ नहीं करेंगे। विसरण जो होता है, विसरण की दर वो आर अनुक्रमानुपाते होता है 1/√m होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे RH2/RO2 इजकल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका √/ में MO2/m H2। O2 कितना दे रहा है, O2 आपका हो जाएगा √/ में कितना 32/2, यानी कि √/ में 16 इजकल टू क्या हो जाएगा 4/1, यानी कि O2 संबंधे H2 निकल जाएगा कितना, वो निकल जाएगा 1 संबंधे 4। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो H2 और संबंधे O2 आपका कितना निकल गया, 1 संबंधे 4 निकल गया। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 1 संबंधी 4। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। क्या, विसरण की दर आर अनुक्रमानुपाते 1/√m हो जाएगा, अथवा RH2/RO2 इजकल टू √/ में MO2/m H2 हो जाएगा। O2 कितना दे रहा है, जो अनुभार होता है वो 16 इंटू 2 32/H2 2 इंटू 1 इजकल टू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, √/ में 32/2। ठीक है, तो ये कट जाएगा 16 बार में √16, इसको बाहर निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका RO2/RH2 इजकल टू 1 संबंधे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा, तो आपका निकल जाएगा H2 संबंधे O2 का विसरण का अनुपात जो होगा 1 संबंधे 4 निकल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है। तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो ये दे रहा है संरचनात्मक सूत्र H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H दे रहा है, तथा H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H और C से फिर सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए 2 अकार्बनिक यौगिक, 2 समावयवी यौगिक और C 2 सजातीय यौगिक और D इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, 2 समावयवी यौगिक। क्या, क्योंकि यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है। ठीक है, इनके जो अणुसूत्र हैं इन दोनों का, तो इनका तो अणुसूत्र समान है, परंतु संरचना सूत्र है ना, ये संरचना सूत्र आपका ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इनका जो अणुसूत्र है वो आपका एक है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे। दिए गए दोनों यौगिक का अणुसूत्र जो है वो अर्थात C2H6
ओ है, अतः ये क्या कहलाएंगे, समायोगिक यौगिक कहलाएंगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 समायोगिक यौगिक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए CH3COONA और बी C17H35COOK और सी C17H33COOK और डी NaOOC ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा C17H33COOK। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या, क्योंकि शैम्पू असंतृप्त अवश्य अम्लों के, क्या संतृप्त असंतृप्त जो शैम्पू होता है असंतृप्त वश्य अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं, अतः ये क्या C17H33COK एक असंतृप्त क्या हो जाएगा, असंतृप्त वश्य अम्ल का लवण है, अतः इसका प्रयोग शैम्पू के निर्माण में किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C17H33COK। इसका उपयोग हम लोग शैम्पू बनाने में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ऑप्शन ए पॉलीथीन, बी PVC और सी बेकेलाइट, डी पॉलीस्टाइरीन। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी बेकेलाइट। क्यों, क्योंकि वे बहुलक जो त्रिविमीय तिर्यक बंध युक्त संरचना रखते हैं तथा गर्म करने पर कठोर अगलनीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ प्लास्टिक कहलाते हैं, जैसे आपका क्या बेकेलाइट। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेकेलाइट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है वो कह रहा है कृत्रिम गोल्ड होता है। ऑप्शन ए फास्फर ब्रांच, सी एल्युमिनियम ब्रांच, सी जर्मन सिल्वर, डी मार्नल धातु। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम ब्रांच। क्यों, क्योंकि जो आपका कृत्रिम गोल्ड होता है ना Cu, वो होता है आपका 95%। ठीक है, और एल्युमिनियम होता है आपका 5%, तभी तो ये 100% हो जाएगा। ये दोनों क्या जाएंगे, मिश्र धातु हैं, जो कि एल्युमिनियम ब्रांच का संगठन यानी कि Cu जो आपका 90% होता है तथा एल्युमिनियम 10% है, अन्य सभी दी गई मिश्र धातुओं का संगठन कृत्रिम गोल्ड से भिन्न है, इन तीनों से क्या है, भिन्न है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम ब्रांच। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है वो कह रहा है निष्ठापन है। ऑप्शन ए दे रहा है क्या, वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में ऐश को गर्म करना, बी वायु की अधिकता में ऐश को गर्म करना, सी ऐश को ठंडा करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निष्ठापन क्या है, तो निष्ठापन आपका है ना वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में ऐश को गर्म करना। इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्या, क्योंकि किसी ऐश को वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में गर्म करने का प्रक्रम निष्ठापन कहलाता है। इसके मुख्य कार्बोनेटों तथा हाइड्राइडो का जो संघट होता है संगठन, वो ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाता है। निष्ठापन को परिवर्तनीय भट्ठी में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में ऐश को गर्म करना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuO3 कापर का एक अयस्क है, इसका नाम है। ऑप्शन ए एजुराइट, बी मैलेकाइट, सी एजुप्राइट और डी कैल्कोसाइट। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी मैलेकाइट। क्यों, जो आपका जो एजुराइड है ना, एजुराइड इसका जो फार्मूला होता है एजुराइड का होता है CuOH का होल ट्वाइस इंटू होता है CuCO3। इनमें 2 का अंतर है। ठीक है, तो ये आपका CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 ये मैलेकाइट हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो आपका एजुराइड हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या जो क्यूप्राइट है, क्यूप्राइट का Cu2 होता है,
क्यूप्राइट आप लोग जानते ही होंगे, इसका फार्मूला होता है Cu2O, और कैल्गोसाइड का होता है आपका, इसका कैल्गोसाइड का होता है आपका Cu2 होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो COH का होल्ट है CuCO3 का कॉपर, एस का ये है मैलेकाइट। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है गर्म करने पर साल अमोनिक नौसादर विघटित हो जाता है। ऑप्शन ए दे रहा है N2HCl, बी N2Cl2, सी H2O2 और डी NH3HCl। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NH3HCl। क्यों, क्योंकि साल अमोनियक क्या साल अमोनिक नौसादर अथवा अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। कैसे, तो NH4Cl इक्वल टू होता है NH3+HCl। ठीक है, ये आपका अमोनिया हो जाएगा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो किस में परिवर्तित हो जाता है, NH3 और HCl में परिवर्तित हो जाता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की ऑप्शन ए धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, बी धात्विकता बढ़ती जाती है, सी आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है और डी तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। क्यों, किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटने के कारण तत्वों की क्या होती है, आयनिक त्रिज्या जो होती है वो घटती है। इसके अतिरिक्त बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रकृति भी कम होती है। अतः धन विद्युत की प्रकृति तथा धात्विकता भी समान दिशा में कम होती है। धातु ऑक्साइड क्षार के होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अतः किसी आवर्त में तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति जो होती है वो घटती जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। ऑप्शन ए 7 आवर्त 7 वर्ग, बी 3rd आवर्त 7 वर्ग और चौथा सी दे रहा है 4th आवर्त 7 वर्ग और डी दे रहा है 2nd आवर्त 6 वर्ग। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd आवर्त और 7 वर्ग। क्यों, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 287 होता है। 17 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 कक्षाएँ ठीक है, अतः यह क्या हो जाएगा 3rd आवर्त में उपस्थित होना चाहिए। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति दर्शाती है, अतः यह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8A समूह का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है कठोर जल के नमूने में MgSO4 = 0.012 ग्राम प्रति लीटर तथा CaHCO3 का होल ट्वाइस = 0.081 ग्राम प्रति लीटर है। जल की कठोरता होगी, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले MgSO4 = क्या हो जाएगा, लगभग CaCO3 हो जाएगा। तो MgSO4 120 ग्राम और CaCO3 100 ग्राम हो जाएगा आपका। 120 ग्राम क्या MgSO4 लगभग क्या हो जाएगा 100 ग्राम CaCO3 हो जाएगा। अब क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 0.012 ग्राम प्रति लीटर। MgSO4 = लगभग में क्या हो जाएगा 100/120 × 0.012 ग्राम प्रति लीटर = इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे CaHCO3 का होल ट्वाइस लगभग CaCO3 ये हो जाएगा
CaHCO3 का होल ट्वाइस 162 ग्राम और CaCO3 हो जाएगा आपका 100 ग्राम। चूँकि क्या हो जाएगा 0.081 ग्राम प्रति लीटर, CaHCO3 का होल ट्वाइस लगभग 100/162 इंटू 0.081 इक्वल टू 0.05 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। CaCO3 की कुल मात्रा क्या हो जाएगी, तो CaCO3 की कुल जो मात्रा हो जाएगी 0.01 प्लस 0.05 ग्राम प्रति लीटर इक्वल टू 0.06 ग्राम प्रति लीटर। इसको मिग्रा प्रति लीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 60 मिग्रा प्रति लीटर, यानी कि 60 ppm में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिग्री क्या 100 मिग्रा CaCO3 प्रति लीटर 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है शुद्ध जल का pH मान है। ऑप्शन ए दे रहा है 7.4, बी 7, सी दे रहा है 6.2 और डी दे रहा है 14। तो आपका जो शुद्ध जल का pH मान होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 7। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल भी जो होता है आपका शुद्ध जल वो आपका उदासीन होता है। ठीक है, इसमें एक और प्रश्न पूछ लेता है आपसे, वो पूछ लेता है pH मान विकसित किया था, तो pH मान किसने विकसित किया था, वो किए थे आपके सारेंसन ने। किसने, सारेंसन ने। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, pH मान किसने विकसित किया था, तो वो किए थे आपके सारेंसन ने। ठीक है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। हमको हफ्ते में 7 दिन जल की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है लकड़ी होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, बी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, सी दे रहा है कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण और डी अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण। तो लकड़ी क्या होती है, तो लकड़ी जो आपकी होती है विभिन्न हाइड्रोकार्बनों जैसे सेलुलोस, हेमिसुलोस आदि का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है बायोगैस का कैलोरीफिक मान ऊष्मीय मान 35 किलो जूल प्रति ग्राम है। 0.5 किग्रा बायोगैस जलाने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दिया है क्या बायोगैस का ऊष्मीय मान जो दे रहा है वो 35 किलो जूल प्रति ग्राम दे रहा है, अर्थात 1 ग्राम बायोगैस द्वारा उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा 35 किलो जूल हो जाएगा। 0.5 इंटू 10⁻³ ग्राम बायोगैस द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या हो जाएगी 35 गुणे 0.5 इंटू 10⁻³ किलो जूल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1.75 इंटू 10⁴ किलो जूल हो जाएगा। तो इसको जूल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका इधर चलाएगा तो 17.5 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 17.5 इंटू 10⁶ जूल। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो दे रहा है आग बुझाने के तौर पर प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक तत्व है। ऑप्शन ए दे रहा है Na2CO3, बी HCl और सी दे रहा है NaCl और डी दे रहा है CCl2। तो आग बुझाने में किस रासायनिक तत्व का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं आपका हम लोग Na2CO3 का। क्यों, क्योंकि जो आपका सोडियम कार्बोनेट तनु अम्लों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त करता है, अतः गैस क्या होता है, गैस आग को घेर कर आग की ऑक्सीजन आपूर्ति को बाधित कर देती है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। अतः सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 जो होता है आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है कैल्गन व्यावसायिक नाम है। ऑप्शन ए सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का, बी सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट का, सी धावन सोडा आयन विनिमय रेजिन का और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है कैल्गन का व्यावसायिक नाम क्या होता है, और इसका फार्मूला भी मैं आप लोग को बता दूंगा कैल्गन का, यानी कैल्गन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है।
तो कैलगन का सबसे पहले बता देते हैं, कैलगन का व्यावसायिक नाम क्या होता है। तो कैलगन का जो व्यावसायिक नाम होता है वो होता है आपका सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट। ठीक है, क्या? सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट। अब बताते हैं सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट का फार्मूला क्या होता है। तो सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका Na4 PO3 का होल 6 होता है। ठीक है, जो सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट है यह क्या है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, Na4 PB3 क्या PO3 का होल 6। ठीक है, यही आपका सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका लास्ट प्रश्न। ठीक है, क्या? कैलगन का व्यावसायिक नाम आप लोग को पता ही हो गया होगा, सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट, और इसका फार्मूला क्या हो गया था, मैंने बताया था Na4 PO3 का होल 6। ठीक है, ये आपका क्या, जल की कठोरता को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखने के लिए धन्यवाद।